चौथा भेद है वो है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूह कह रहे हैं यहाँ पे हम गैदरिंग को, जहां पर एक ही स्थान पर एक ही जगह एक ही प्रकार की वस्तुओं का होना पाया जाता है, वो समूह कहलाते हैं। और वाचक कहते हैं हम बोलने को अर्थात कहने को। जहां एक ही प्रकार की अनेक वस्तु एक साथ पाई जाए, उसको क्या कह रहे हैं हम? समूह कह रहे हैं। जहां एकत्रित होना, जहां वस्तु पदार्थ प्राणी का एकत्रित होना पाया जाए, एकत्रित मतलब इकट्ठा होना पाया जाए, वो क्या कहलाते हैं? समूहवाची संज्ञा। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे? जैसे संघ, संगठन, संस्था, सेना, कक्षा, भीड़, झुंड, झुरमुट, कबीला, काफिला। गुंछा, गिरोह, पुंज, बाजार, पुलिस, फौज, जत्था आदि। तो ये है हमारी समूहवाचक संज्ञा। जहां एक ही प्रकार की अनेक वस्तु एक साथ पाई जाती है तो उसको कहते हैं हम समूहवाची संज्ञा। जहां वस्तु पदार्थ प्राणी का एकत्रित होना अर्थात इकट्ठा होना पाया जाता है एक ही स्थान पर, वो भी क्या है? समूहवाची संज्ञा। अब संघ किसी एक राज्य या दो राज्य को मिलकर नहीं बनता है। भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपस में मिलकर ही भारत को संघ के रूप में बना रहे हैं। संगठन एक या दो व्यक्तियों का नहीं होता है, अनेक व्यक्ति जब एक स्थान पर एक साथ काम करते हैं तो उसको संगठन कहते हैं। संस्था अनेक व्यक्तियों के द्वारा चलाई जाती है, अनेक व्यक्तियों के द्वारा निर्माण की जाती है। सेना है अनेक व्यक्तियों का समूह, कक्षा है अनेक व्यक्तियों का समूह जो पढ़ने का काम करते हैं, भीड़ अनेक व्यक्तियों का समूह, झुंड का प्रयोग हम पशुओं के लिए करते हैं, झुरमुट का प्रयोग वनस्पति के लिए होता है, और कबीले का प्रयोग जहां एक ही स्थान पर एक ही तरह का जीवन यापन करने वाले लोग अस्थायी रूप से रहते हैं। काफिला हम वाहन और ऊंट दोनों के लिए प्रयोग करते हैं, जब वाहन के रूप में ऊंट का प्रयोग होता है तो भी हम काफिले का प्रयोग करते हैं। गुंछा चाबियों का गुंछा, अंगूर का गुंछा। गिरोह अनेक डाकुओं का जो समूह है उसको हम गिरोह कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को पुंज कहा जाता है। एक ही प्रकार की या अलग अलग तरह की जो दुकानें एक स्थान पर पाई जाती है बाजार कहलाता है। पुलिस, फौज और जत्थे का प्रयोग हम तीर्थ यात्री के लिए करते हैं। इन शब्दों से हमें ऊपर की दोनों कंडीशन का पता चल रहा है, दोनों अप्लाई हो रही है और ये हमें समूह का ज्ञान करा रहे हैं। इसी वजह से ये क्या कहलाती है? समूहवाची संज्ञा। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, फिर यहाँ से जो सेंटेंस वाला क्वेश्चन पूछा जाता है ये तो शब्द देके पूछेगा आपसे, या फिर सेंटेंस देके भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे तीर्थ यात्रियों का जा रहा है। अब ये जो रिक्त स्थान दे दिया इसमें कौन सा शब्द आएगा? इन शब्दों में से, तो वो आपको पूरा करना है। ऊंटों का पशु पाए जाते हैं। का
मनुष्यों का किया जाता है। डाकुओं का चलो जी, ये 7 सेंटेंस आपको दिए हैं, जो रिक्त स्थान दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, उनको पूरा करना है इन दिए गए शब्दों के आधार पर। तो आपको ये ध्यान रखना है, कई बार शुद्ध और अशुद्ध वाक्य पूछे जाते हैं कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। तो संज्ञा, गलत संज्ञा के प्रयोग की वजह से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। और आपको ये ध्यान रखना है, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य में 9 प्रकार की अशुद्धियां होती है। उनमें से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय, निपात, विराम चिन्हों की वजह से भी वाक्य अशुद्ध होते हैं, वर्तनी की वजह से भी वाक्य अशुद्ध होते हैं, मात्राओं की वजह से भी वाक्य अशुद्ध होते हैं, पद कर्म की वजह से भी वाक्य अशुद्ध हुआ करते हैं। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि वो आपको 4 ऑप्शन देगा। तीर्थ यात्रियों का जा रहा है, और तीर्थ यात्रियों का क्या जा रहा है? झुंड जा रहा है, तीर्थ यात्रियों की भीड़ जा रही है, तीर्थ यात्रियों का समूह जा रहा है, या फिर तीर्थ यात्रियों का जत्था जा रहा है। तो यहाँ जो शब्द हम प्रयोग करेंगे वो शब्द क्या है? जत्था, क्योंकि तीर्थ यात्रियों के लिए जत्थे का प्रयोग है, तीर्थ यात्रियों का जत्था जा रहा है। तो तीर्थ यात्रियों में व्यक्तियों का जो समूह है, उसके लिए हम जत्था का प्रयोग करेंगे, ना कि भीड़ का, झुंड का या समूह का। ऊंटों का काफिला, तो यहाँ ऊंटों का काफिला जा रहा है, ऐसे हम कह सकते हैं वाहनों का काफिला जा रहा है। तो जब बहुत सारे वाहन, बहुत सारी गाड़ी एक साथ निकलती है तो उसको काफिला कहते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊंट का प्रयोग हम हमेशा ही पहले वाहन के रूप में करते आए हैं, तो इसलिए ऊंटों के लिए यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे? काफिले का प्रयोग। पशु हमेशा झुंड में पाए जाते हैं, पशुओं की भीड़ नहीं होती है, पशुओं का क्या होता है? झुंड होता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, पशुओं का समूह, पशुओं की भीड़, ये अपने आप में गलत है, इनका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। वनस्पतियों का अर्थात पेड़ पौधों का हमेशा झुरमुट पाया जाता है, तो पेड़ पौधे वनस्पतियों के समूह के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? झुरमुट का प्रयोग करेंगे। मनुष्य के समूह के लिए हम केवल भीड़ शब्द का प्रयोग करेंगे, ना कि झुंड या समूह का। मनुष्य का समूह पाया जाता है, मनुष्य का झुंड होता है, या मनुष्य झुंड में पाए जाते हैं, या मनुष्य झुंड में खड़े थे, तो ये सब अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि मनुष्य मानव के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? भीड़ का। डाकुओं का गिरोह, तो जब हम बहुत सारे डाकुओं को एक स्थान पे ले तो उसको हम क्या कहते हैं? गिरोह। तो यहाँ प्रकाश की किरणों के लिए हम पुंज का प्रयोग करते हैं। जब प्रकाश की किरणें बहुत सारी एक साथ होती है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? पुंज का प्रयोग करेंगे। तो किरणों के समूह को हम पुंज कहते हैं, डाकुओं के समूह को हम गिरोह कहते हैं, मनुष्य के समूह को हम भीड़ कहते हैं, पेड़ पौधे वनस्पतियों के समूह को हम झुरमुट कहते हैं, पशुओं के समूह को हम झुंड कहते हैं, और वाहन के लिए जब ऊंट का प्रयोग किया जाए या खुद वाहनों का जो समूह उसके लिए हम काफिले का प्रयोग करते हैं, और तीर्थ यात्रियों के लिए हम केवल और केवल जत्थे का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या थी? हमारी समूहवाची संज्ञा। तो ये सारे के सारे सेंटेंस हमारे समूहवाचक संज्ञा के हैं, जो कि संज्ञा का चौथा भेद है। समूहवाचक संज्ञा के ये सारे एग्जाम्पल हैं। अगर यहाँ तक चीजें आपकी कंप्लीट है, सब कुछ समझ में आ गया है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, जितने भी बच्चे लाइव हैं सारे बच्चे एक साथ ओके कीजिए, यस कीजिए। अगर किसी का कोई डाउट है तो डाउट पूछिए जी। सभी दोस्तों को, जो बच्चे बाद में लाइव हुए हैं, दोबारा से एक बार फिर गुड मॉर्निंग। यूपीपीसीएल के एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंस रहेगा? बेटे देखो, हम वही चीज पढ़ा रहे हैं आपको जो आपके काम की है। हमारा सुबह से शाम तक एक ही काम है, किस स्टेट में कौन सी भर्ती आई है, कौन सा नोटिफिकेशन आया है, उसका सिलेबस क्या है, उसका एग्जाम कब तक होगा, किस तरह के क्वेश्चन हाल फिलहाल 2022-23 के अंदर क्वेश्चन की वैरायटी बन रही है। तो इसलिए ऐसी कोई भी फालतू चीज हम ना तो कभी पढ़ाते हैं, और ना कभी ऐसा हुआ है कि जो पढ़ाया उससे बाहर कुछ आया। उसका रीजन ये है कि एक तो टीचर वही होता है कि जो पढ़ाए पेपर में आए, और दूसरा वो अपडेट हो, उसको पता हो कि कहाँ से कौन सी चीज शुरू करनी है और किस तरीके से चीजों को बच्चों तक ले जाना है। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि ये पुंज, गिरोह, भीड़, झुरमुट कौन सी संज्ञा है, तो आप क्या कहोगे? समूहवाची संज्ञा। ये अपने आप में सारी की सारी जातिवाचक संज्ञा भी है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर जी पुलिस बताइए, पुलिस क्या? अरे पुलिस जातिवाचक भी है, फौज जातिवाचक भी, समूह भी, सारी की सारी संज्ञाएं क्या है? जातिवाचक भी और समूह भी है। क्योंकि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि संज्ञा के मूल भेद 3 ही होते हैं, जो कि हम कल तक पढ़े थे, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। अब जो समूह द्रव्यवाचक हम पढ़ रहे हैं, ये दोनों की दोनों संज्ञाएं जातिवाचक के अंदर आते हैं, क्योंकि एक लार्ज स्केल को बता रहा है और जातिवाचक का काम ही है समुदाय को बताना है, सारे समुदाय को बता रहे हैं। जातिवाचक का काम ही किसी वर्ग को बताना।
तो जो वर्ग को बता रहे, किसी की जाति को बता रहे हैं, किसी समुदाय को बता रहे हैं, वो सारी की सारी क्या है, अपने आप में जातिवाचक संज्ञा। तो जब तक ऑप्शन में समूहवाचक है तब तक तो ये समूहवाचक है, और जब ऑप्शन में समूहवाचक नहीं है, यही सारी संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। क्योंकि संज्ञा के मूल भेद 3 और कुल भेद 5। संस्कृत में हम 3 ही भेद प्रयोग करते हैं नाउन के संज्ञा के, लेकिन इंग्लिश में हम नाउन के 5 प्रकार के प्रयोग करते हैं। उन्हीं के आधार पे यार दोस्तों यहाँ पर इनको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया। लेकिन जब हम इसको ऑप्शन में रखते हैं समूहवाचक, तो ये सारी की सारी संज्ञाएं हमारी समूहवाचक है। जैसे टीम हो गया, दल हो गया, तो टीम और दल है, ये दोनों के दोनों अपने आप में क्या है। अब दल में क्या है, दल भी तो व्यक्तियों का समूह है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, शब्द आ गया टीम, शब्द आ गया दल, तो ये सब क्या है, ये सारे के सारे समूह को बता रहे हैं। एनीथिंग और भी बहुत सारे शब्द है। तो इसीलिए ये क्या कहलाई हमारी समूहवाचक। इसमें सेंटेंस वाला क्वेश्चन किस रूप में पूछा जाता है, इस रूप में, शुद्ध अशुद्ध के रूप में भी पूछा जा सकता है। जैसे वनस्पतियों के लिए आप ये तो झुंड का प्रयोग कर लोगे या कोई समूह का प्रयोग कर लोगे, जबकि वनस्पतियों के लिए झुरमुट का प्रयोग होता है। पशु के लिए कभी भी भीड़ का प्रयोग नहीं होता, केवल झुंड का। पशु हमेशा झुंड में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से किस शब्द का प्रयोग किस सेंस में होता है, ये भी आपको सीखना है। 5 और लास्ट जो संज्ञा है हमारी, वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक संज्ञा की क्या खासियत है, इनको मापा व तोला जा सकता है, इनको मापा व तोला जा सकता है। ये ठोस या तरल पदार्थ, ठोस या तरल पदार्थ के रूप में पाई जाती है, ठोस या तरल पदार्थ के रूप में पाई जाती है। धातु या अधातु के रूप में, धातु या धातु के रूप में होती है, धातु या धातु के रूप में होती है। ये अगणनीय होती है, अर्थात इन्हें गिना नहीं जा सकता। ये ढेर के रूप में, ये ढेर के रूप में पाई जाती हैं, ये ढेर के रूप में पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 5 कंडीशन है हमारी। एक तो जिसको मापा व तोला जाए वो द्रव्यवाचक है, जो ठोस या तरल पदार्थ के रूप में, वो लिक्विड के रूप में द्रव्यवाचक संज्ञा है, जो धातु या धातु के रूप में वो द्रव्यवाचक है, जो गिनी नहीं जा सकती है, जिसकी गणना ना हो, द्रव्यवाचक है, और जो ढेर के रूप में पाई जाए तो वो भी क्या कहलाती है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। कैसे कहलाएगी, जिनको मापा व तोला जाए, जैसे दूध है लीटर में मापते हैं, ऐसे ही चावल है तोल के लेते हैं चावल को। तो आपको ध्यान है, घी है तोल के लेते हैं, ऐसे ही यहाँ पे तेल है माप के लिया जाता है लीटर में। तो आपको ये ध्यान रखना है, जिस भी वस्तु को मापते हैं या हम तोलते हैं तो सारी की सारी द्रव्यवाचक, और जितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं ये सारी जातिवाचक भी होती है। ये ठोस या तरल पदार्थ के रूप में है, ठोस लकड़ी होती है, ठोस पत्थर होता है, ठीक है, ये सब क्या है, ठोस है, इसीलिए कि द्रव्यवाचक संज्ञा है। तरल पदार्थ आ गया, चाय, छाछ, लस्सी, शाइन, ये सब तरल पदार्थ है। लिक्विड के रूप में कुछ भी हो, जरूरी थोड़ी है ये भी तो लिक्विड है, ये घी है, तेल है, दूध है, लिक्विड है। ये कंडीशन वहां भी अप्लाई होती है। चाय, छाछ, लस्सी है, शाइन है, जिसको इंक कहते हैं, लिक्विड है। पानी है, कोई आपसे पूछ रहे पानी किस प्रकार की संज्ञा है, तो पानी लिक्विड है, तरल पदार्थ है, इसलिए द्रव्यवाचक है। जो धातु या धातु के रूप में हो, जैसे सोना आ गया, चांदी है, तांबा, जस्ता, लोहा, जस्ता, लोहा, हाइड्रोजन आ गया, यह धातु है, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन, ये सब गैस है, धातु है। फास्फोरस, ये सब क्या है, अब मान के चलो कोई भी आ जाए, पेट्रोल आए, डीजल आए, ठीक है, तो सब लिक्विड है। तो जब जो लिक्विड है, गैस क्या होती है, लिक्विड होती है। जो लिक्विड है तरल पदार्थ के रूप में द्रव्यवाचक है। कोई भी कंडीशन अप्लाई करो, जो अगणनीय हो, जिसको गिना ना जाए, यहाँ आपको ध्यान रखना है। जैसे आप आटा लेते हो, गिना नहीं जाएगा, ठीक है, तो इसलिए आटे को जब भी लोगे आप तोल के लोगे। फल है, जब भी लोगे तोल के लोगे। सब्जी है, जब भी लोगे तोल के लोगे। जो ढेर के रूप में पाई जाए, ढेर के रूप में क्या है, बालू ढेर के रूप में पाई जाती है, मिट्टी ढेर के रूप में पाई जाती है, रेत ढेर के रूप में पाई जाता है, ठीक है। कई बार सब्जियां भी ढेर के रूप में होती है, सब्जियां भी ढेर के रूप में होती है। तो जो ढेर के रूप में पाई जाती है वो भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ बालू, मिट्टी, रेत, सब्जी,
ये सब द्रव्यवाचक है। यहाँ आटा, फल, लोहा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अब ये गैस जितनी भी होती है लिक्विड होती है, तरल पदार्थ में है तो ये भी कंडीशन अप्लाई हुई। ये धातु होती है तो ये भी कंडीशन अप्लाई हुई। तो यहाँ पानी है, अग्रणी है, गिन नहीं सकते, ये भी कंडीशन अप्लाई हुई। तो आप इन 5 कंडीशनों को जिन शब्दों पे अप्लाई कर लोगे तो सारी की सारी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं ये सारी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत भी आती है। जब हम मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी जातिवाचक है, लेकिन बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब हम सब्जी की बात करते हैं तो ये जातिवाचक है, लेकिन इसमें से पालक की सब्जी, गोभी की सब्जी, गाजर की सब्जी, ठीक है, तो वो सब क्या कहलाएंगे अपने आप में, सारे के सारे जातिवाचक हो गई है और वो व्यक्तिवाचक बन जाएंगे। पालक की सब्जी, गोभी की सब्जी, गाजर की सब्जी। ऐसे ही हम दाल ले लेते हैं तो दाल अपने आप में क्या है, जातिवाचक है। अब उसके अंदर मसूर की दाल, अरहर की दाल, मूंग की दाल सब व्यक्तिवाचक हो जाएगी। दाल को हम जब भी लेंगे तो तोल के लेंगे, तो जब दाल को तोला जा रहा है तो द्रव्यवाचक संज्ञा हुई। ऐसे ही यहाँ पे दूध है, अब बकरी का दूध है, गाय का दूध है, भैंस का दूध है, व्यक्तिवाचक, और दूध जातिवाचक। ऐसे यहाँ चावल ले रहे हैं जातिवाचक, और इसमें से बासमती चावल व्यक्तिवाचक हो गया। घी ले रहे हैं ये जातिवाचक, और इसमें से गाय का घी, देसी घी, डालडा घी, ये व्यक्तिवाचक। तेल अपने आप में जातिवाचक, लेकिन सरसों का तेल, अलसी का तेल, अरंडी का तेल, सूरजमुखी का तेल, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ऐसे फल जातिवाचक, और उसमें से किसी एक सेब, संतरा, चीकू की बात करते हैं तो वो क्या कहलाया, व्यक्तिवाचक। तो जितने भी आपको ध्यान रखना है द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाएं हैं वो सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत भी आती है, क्योंकि संज्ञा के मूल भेद 3 है, प्रयोग हम 5 के करते हैं। जब आपसे पूछा जाए फल बताइए क्या है, और ऑप्शन में यहाँ द्रव्यवाचक भी दिया है, जातिवाचक, तो फल को तोल के लिया जाता है। क्लियर, तो फल वहां पे क्या है, अपने आप में द्रव्यवाचक है। पूछेगा वो आपसे एक ही, अगर वो दोनों दे देता है, एक ऑप्शन ये भी दे देता है, ए और बी दोनों, जातिवाचक और द्रव्यवाचक दोनों, तो राइट आंसर दोनों है। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन 4 ही होते हैं और संज्ञा के भेद 5 होते हैं। तो जब उसको द्रव्यवाचक पूछना है तो फल द्रव्यवाचक, और जब उसको जातिवाचक में पूछना है तो द्रव्यवाचक ऑप्शन ही नहीं देगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है ये चीजें। परसों जो क्लास आपकी हुई थी उसमें संज्ञा जो हमने स्टार्ट किया था उस समय भी आपको बताया कि ये समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा बाद में बनाई गई, बाद में जोड़ी गई, और ये दोनों के दोनों जातिवाचक संज्ञा का काम करती है, जातिवाचक है। अब आटा है, अब मक्की का आटा है, गेहूं का आटा है, ठीक है, बाजरे का आटा है, ठीक है, ज्वार का आटा है, चने का आटा है, तो वो सब व्यक्तिवाचक है और आटा क्या है, जातिवाचक हो गया। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि ये सारी की सारी संज्ञाएं हमारी क्या कहलाई, द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाई। तो इसमें वो सेंटेंस दे के भी पूछेगा। जब बहुतों में से किसी एक को छाट रहे हो तो समझ लो, जैसे मान के चलो मैंने कहा ये फलों का राजा आम है, तो जब बहुतों में से किसी को एक को छाटा जाएगा तो फल जातिवाचक है उस कंडीशन में और आम व्यक्तिवाचक है। तो वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसने क्वेश्चंस किस रूप में दिया है, किस तरीके से उसने क्वेश्चंस को दिया है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जब वो पूछ रहा है आम बताइए क्या है और ऑप्शन में जातिवाचक है ही नहीं, तो आम तो द्रव्यवाचक हुआ ना, और आम जातिवाचक भी है और आम यहाँ पे व्यक्तिवाचक भी है। जब फल में से हम आम को ले रहे हैं तो आम व्यक्तिवाचक है। बात समझ में आए, जब फलों में से हम छांट रहे हैं तो आम व्यक्तिवाचक है, और जब हम आम को तोल रहे हैं और जातिवाचक ऑप्शन में नहीं है तो आम द्रव्यवाचक है, ठीक है। और जब छांट रहे हैं तो ये व्यक्तिवाचक है। तो आम जातिवाचक भी हुआ, आम व्यक्तिवाचक भी हुआ और आम द्रव्यवाचक, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे पूछ क्या रहा है, किस तरह से वो क्वेश्चंस को आपको दे रहा है। तो जब बहुतों में से किसी एक को छांटा जाए तो उस कंडीशन में जब आम को छांटा जा रहा होगा कि फलों का राजा आम है या आम फलों में श्रेष्ठ फल है, तो उस कंडीशन में आम व्यक्तिवाचक है। और जब आम को डायरेक्ट दिया ऑप्शन में ना तो व्यक्तिवाचक है और ना जातिवाचक है, तो आम क्या कहलाएगा, द्रव्यवाचक, छांटा ही नहीं गया उसको, तो क्योंकि तोला जा रहा है इसलिए क्या है, इसलिए तो बताया कि जितने भी संज्ञा है जातिवाचक भी है और द्रव्यवाचक भी है। तो ये आपको जाए और इसी चीज का आपको पैसा मिलता है। अगर इतने आसान चीजें होती तो सब ना भर्ती हो जाती। तो किसी के क्वेश्चन गलत किसी के सही क्यों होते हैं, क्योंकि वाईक्यू लेवल को चेक करता है कि फल कब जातिवाचक है और फल कब द्रव्यवाचक है, आम कब जातिवाचक है, आम कब व्यक्तिवाचक है और आम कब द्रव्यवाचक है। इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये थे आपके संज्ञा के 5 भेद। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। दूसरा टॉपिक है हमारा विकारी शब्दों में सर्वनाम। अगर यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, और जिसका जो डाउट है अपना डाउट पूछिए। जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो जी हाँ, आकाश आपको समझ में नहीं आएगा। आप एक अद्भुत प्राणी हो, ठीक है, एक सामान्य क्षेत्र में आपका जन्म नहीं हुआ है, एक अद्भुत क्षेत्र में आप जो है जन्म लिए हैं, क्योंकि आप हमेशा चीजों को जिस डायरेक्शन में आपको पढ़ना चाहिए वो डायरेक्शन में ना लेके अलग डायरेक्शन में आप लेके जाते हो। जी जी, लड़के शब्द बहुवचन है, लड़का बहुवचन नहीं है। जी जी, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ओके ओके। चलो, और किसी का कोई डाउट? दीपक, अतुल, सत्यम, सौरभ, अजय, बबलू, आदित्य, धनंजय, अश्वनी, मुकेश, राहुल, सत्यम, अश्वनी, हरिओम, प्रवीण, प्रदीप, विशाल, विपुल, अंकित, मोनू, संजय, धर्मेंद्र, राजेश, रतन, आलोक, मुकेश, रवि, अश्वनी, आशीष, प्रवीण, पंकज, राहुल, अरुण, यतेंद्र, यशपाल, ऋषि, अंजलि, अंकित, पूजा, प्रीति, राधा, प्रियंका, अंजलि, सत्यम, गौतम, आशीष, केएम, रघु, राजेंद्र, रवि, राकेश, विशाल, राहुल, अंकित, मोनू, संगम, धर्मेंद्र, थैंक यू। तो ये थे संज्ञा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसके बाद सर्वनाम। एक एक पॉइंट को सीखो ध्यान से, एक एक पॉइंट को सीखो। सर्व और नाम से
मिलकर बना शब्द है। सर्व का अर्थ सभी, नाम का अर्थ संज्ञा होता है। नाम का अर्थ संज्ञा होता है। तीसरा, जो सभी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो वे सर्वनाम कहलाते हैं। जो सभी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य की सुंदरता बढ़ती है। सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता। बल्कि इनके लिंग का निर्धारण क्रियापद से होता है। लिंग का निर्धारण क्रियापद से होता है। इनके लिंग का निर्धारण क्रियापद से होता है। मूल सर्वनाम की संख्या 11 होती है। मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, क्या, कौन, जो और सो। मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, क्या, कौन, जो और सो। जो और सो। दूसरा, मूल सर्वनाम वह छोटे से छोटा सर्वनाम होता है। जिसमें मूल सर्वनाम वह छोटे से छोटा सर्वनाम होता है जिसमें कारक चिन्ह अर्थात परसर्ग लगाकर यौगिक सर्वनाम बनाए जाते हैं। आप इनको एक बार नोट करो, फिर इससे आगे की चीज बताते हैं।
तो मूल सर्वनाम वे छोटे से छोटा सर्वनाम होता है इसमें कारक चिन्ह अर्थात परसर लगाकर योगी सर्वनाम बनाए जाते हैं। जैसे हमने मूल सर्वनाम ले लिया आप, और इसमें लगाया हमने आपने, आपको, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, आपके लिए, ऐसे ही आपका, आपकी, आपका, आपकी, और आपके, आपके, आप में, आप पे, और आप पर। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर कर्ता ने, ये कारक चिन्ह है कर्ता का, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपदान से अलग होना, संबंध का, के, की, अधिकरण, में, पे और पर, ये कारक चिन्ह। इन्हीं कारक चिन्ह का दूसरा नाम क्या होता है? परसर्ग होता है। हाँ, तो ऋषभ आपका भी नाम लिया था। कई बार बहुत सारे बच्चे जब एक साथ कमेंट करते हैं तो उस समय स्पीड के साथ आपके कमेंट चले जाते हैं। ठीक है, देखो आपका नाम हम जरूर लेंगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको बुलाएंगे, आपका इंटरव्यू भी लेंगे और लोगों को बताएंगे कि ये वो आदमी है जिसने बहुत मेहनत की अपने समय पे, लेकिन अभी यहाँ पे पढ़ लो, अदरवाइज हम आपका नाम जपते रह जाएंगे और नौकरी ले जाएगा कोई और। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये हमारा मूल सर्वनाम था। मूल जो सर्वनाम की संख्या, वो संख्या पूछ रहा है, वो भेद नहीं पूछ रहा है। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, जब संख्या पूछते हैं तो भेद ऑप्शन लगा के आते हैं, जब भेद पूछते हैं तो संख्या। तो संख्या कितनी है? 11। 11 कौन कौन से हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, क्या, कौन, जो और सो। तो ये 11 सर्वनाम मूल सर्वनाम है। तो मूल सर्वनाम में छोटे से छोटा सर्वनाम होता है, इसमें कारक चिन्ह अर्थात परसक लगाकर यौगिक सर्वनाम बनाए जाते हैं। तो फिर सर्वनाम के कितने रूप हुए? 2 रूप हुए। सर्वनाम 2 तरह के होते हैं। सर्वनाम 2 तरह के होते हैं। सर्वनाम 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं मूल सर्वनाम, जिनकी संख्या 11 है, और दूसरे होते हैं यौगिक सर्वनाम। और यौगिक सर्वनाम कैसे बनते हैं? यौगिक सर्वनाम बनते हैं मूल सर्वनामों में परसर्ग लगाकर। मूल सर्वनाम में परसर्ग, परसर्ग मतलब कारक चिन्ह, कारक चिन्ह का ही दूसरा नाम है। तो यौगिक सर्वनाम कैसे बनेगा? मूल सर्वनाम में अगर परसर्ग अर्थात कारक चिन्ह लगा देंगे तो क्या बन जाते हैं? यौगिक सर्वनाम बन जाते हैं। कितने पॉइंट हो गए? 10 पॉइंट हो गए। पहले इनको समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट वाले प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। ये सर्व और नाम से मिलकर बना है। सर्व अपने आप में एक अविकारी शब्द है, निपात शब्द है, जिसका अर्थ होता है सभी। तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं हम सभी। क्लियर? और संस्कृत में क्या बोलते हैं? सर्व। तो ये क्या है? एक निपात शब्द है। क्या है ये? एक निपात शब्द है, अविकारी शब्द है, जो किसी भी लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित नहीं होता। तो दूसरा शब्द इसमें नाम है। नाम किसके लिए आया है? संज्ञा की। तो जो सभी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो वो सर्वनाम कहलाए। जो सभी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम विकारी शब्द है, बदल जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे शब्द ले लिया मैं, तो मैं से मेरा भी बनेगा, मैं से मेरी भी बनेगा, मैं से मेरे भी बनेगा, मैं से मुझे भी बनेगा, और मैं से मुझको भी बनेगा। तो बदल गया ना। तो जो किसी लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित हो जाए, रा, री, रे, ये किसका कारक चिन्ह है? संबंध का। संबंध कहा के की, रे, रा, री। तो देखो कारक चिन्ह में बदल गए ना, ये कारक चिन्ह लगे। तो ये मैं एक मूल सर्वनाम था, इसी वजह से ये क्या कहलाए? विकारी शब्द। जो किसी भी लिंग में, वचन में, काल में, कारक में परिवर्तित हो जाते हो वो विकारी कहलाते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों ही विकारी शब्दों के अंदर आते हैं। इसलिए सर्वनाम किसके अंदर आता है? विकारी के अंतर्गत आता है। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। अगर मैं कहूँ कि महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था, महात्मा गांधी की प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई, 2 सेंटेंस लिए, दोनों में मैंने महात्मा गांधी संज्ञा का प्रयोग किया। फिर महात्मा गांधी 1917 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी आई। महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया। महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाकर देश को आजादी दिलाई। मैंने 5 सेंटेंस प्रयोग किए और पांचों के पांचों सेंटेंस में बार बार एक ही संज्ञा का मैंने रिपीट किया, और वो संज्ञा क्या थी? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से बोलूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ, तो मैंने पहला शब्द क्या प्रयोग कर लिया? महात्मा गांधी संज्ञा प्रयोग कर लिया पहले सेंटेंस में। दूसरे में इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। तीसरा, ये 1917 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी आए। चौथा, इन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया। इसके बाद पांचवा, इनके द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाकर देश को आजादी दिलाई गई। अब पहले सेंटेंस में महात्मा गांधी, दूसरे में महात्मा गांधी के स्थान पर इनकी, तीसरी में ये, चौथे में इन्होंने, पांचवे में इनके द्वारा। तो इस संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम है। अब ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये क्या करता है? संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। ये 5वीं कंडीशन समझो। सर्वनाम का काम क्या है? संज्ञा के रिपीट होने को रोकना। संज्ञा जो बार बार रिपीट होती है, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकना।
सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य की सुंदरता बढ़ती है। पहले हम हर सेंटेंस में महात्मा गांधी का प्रयोग कर रहे थे, फिर उसकी जगह हमने सर्वनाम लिया तो ज्यादा अच्छा लगा। 2019 का लोकसभा इलेक्शन कैसे लड़ा गया था? एक तरफ से कहा गया मोदी चोर है, मोदी चोर है, मोदी चोर है, तो मोदी सब तो संज्ञा था ना। और दूसरी तरफ से कहा गया इन्होंने 60 साल तक शासन किया, इन्होंने 60 साल तक शासन किया, तो इन्होंने कौन? तो इन्होंने सर्वनाम था, इन्होंने क्या है? सर्वनाम। और मोदी क्या है? मोदी संज्ञा। तो यहाँ जब मोदी चोर है, मोदी चोर है कांग्रेस की तरफ से कहा गया, तो जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको लगा कि राहुल गांधी के पास, कांग्रेस वालों के पास है मोदी की बुराई करने के अलावा कोई काम ही नहीं है, कोई एजेंडा ही नहीं है कि देश का विकास कैसे करेंगे, कौन कौन सा काम करेंगे। तो यहाँ जब आप किसी का नाम लेके बुराई करते हो तो खुद आपकी तोहिन होती है, और जब आप इनडायरेक्टली किसी की बुराई करते हो तो लोग अपने आप आइडिया लगाते हैं किसके बारे में कह रहा है। तो इन्होंने 60 साल तक शासन किया, तो पब्लिक ने अपने आप आइडिया लगाना 60 साल तक शासन किने का था? कांग्रेस का। तो ये सर्वनाम जीत गया और ये हार गया संज्ञा। तो अगर वहां वो भी सर्वनाम प्रयोग कर लेते, अब आप डायरेक्ट आरएसएस वालों का नाम लेके, डायरेक्ट मोदी का नाम लेके आप बुराई करोगे तो जितने भी आरएसएस के समर्थक है, जितने भी मेंबर्स है बीजेपी को जो सपोर्ट करते हैं, वो तो नाराज हुए। लेकिन वो तबका भी जिसने मोदी का कभी भी साथ नहीं दिया, वो भी नाराज होगा, क्योंकि आप किसी का नाम लेके अगर बुराई करते हो तो वास्तव में समाज में उचित नहीं माना जाता है। आप अपने से बड़ों को नाम लेके बुलाओगे तो अच्छा माना जाता है? कभी नहीं माना जाता। उसका कारण यही है कि हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। आपका घर में अगर कोई लेडीज है, वो अपने पति का नाम नहीं लेती, आप कहती है, आपको बुला रहे हैं, आप चलो ना एक बार, तो आप सर्वनाम है। और वो क्या करता है? वाक्य की सुंदरता को बढ़ाता है। और आप नाम लेके बुलाओगे, मान के चलो कि शादीशुदा लेडीज है और कोई अपने पति को नाम लेके बुला रही है, विपिन, राहुल, मोनू, सोनू, ठीक, तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, ना सुनने वाले को लगेगा, ना उसके पति को लगेगा। लेकिन जब उसे आप कहेंगे कि आपको बुला रहे हैं, आप जाओगे कि नहीं जाओगे, तो आप अपने आप में सर्वनाम है। इसलिए सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य की सुंदरता बढ़ती है। सर्वनाम का प्रयोग किया करो। सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता, बल्कि इनके लिंग का निर्धारण क्रियापद से होता है। मैंने यहाँ सेंटेंस प्रयोग किया, वह स्कूल जाता है, और दूसरा सेंटेंस प्रयोग किया, वह स्कूल जाती है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि वह पुल्लिंग किस सेंटेंस में है और वह स्त्रीलिंग किस सेंटेंस में है? तो वह का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में हो रहा है। ऐसे ही मैं का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में होता है। यहां सेंटेंस है तीसरा, मैं फिल्म देखना चाहता हूं, और फोर्थ सेंटेंस में मैं घर जाना चाहती हूँ। अब समझ गई क्यों देखना चाहता है फिल्म? अब अगली ने सेंटेंस बदल लिया कि मैं घर जाना चाहती हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस चाहता हूं से हमें पता चला है कि ये मैं पुल्लिंग है, ये चाहती हुई हमें बता रही है कि ये वाला मैं स्त्रीलिंग है। ऐसे ही ये जाता है हमें बता रहा है कि वह पुल्लिंग है, और ये जाती ही हमें बता रहा है कि वह स्त्रीलिंग है। तो सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता, ये पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। सेंटेंस में जो क्रिया प्रयोग होगी वो क्रिया बताएगी कि कब वह पुल्लिंग है, कब वह स्त्रीलिंग है। सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता, बल्कि इनके लिंग का निर्धारण क्रिया पद से होता है, क्रिया वाले पद से होता है, क्रिया वाले शब्द से होता है। चाहता है और चाहती हूँ, ये बताएगा कि मैं कब पुल्लिंग है और मैं कब स्त्रीलिंग है। तो कितने पॉइंट हो गए हमारे? ये हो गए हमारे 7 पॉइंट। क्लियर? इससे आगे भी था, आगे देखो 8। तो मूल सर्वनाम की संख्या 11 है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम मूल सर्वनाम नहीं है? इन 11 को छोड़ के जो आ जाए वो मूल सर्वनाम नहीं है। निम्नलिखित में से मूल सर्वनाम बताओ। ये सारे के सारे मूल सर्वनाम है। मूल सर्वनाम क्या होता है? वह छोटे से छोटा सर्वनाम जिसमें कारक चिन्ह लगा के योगी सर्वनाम बनाते हैं। योगी सर्वनाम क्या होता है? मूल सर्वनाम में प्रसर्ग अर्थात कारक चिन्ह लगाकर बनाए जाते हैं। मूल सर्वनाम में प्रसर्ग अर्थात कारक चिन्ह लगाकर बनाए जाते हैं। तो ये सारे एक मूल सर्वनाम था, और देखो इसे कितने हमने यौगिक सर्वनाम बना दिया। क्लियर? तो अगर ये 10 के 10 पॉइंट समझ में आ गए हैं तो आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद फिर आगे बढ़िए, और फिर आगे क्या करना है आपको? सर्वनाम के भेद। क्या करना है? सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद। एक सर्वनाम का भेद होता है हमारा पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निजवाचक सर्वनाम। तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम।
प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। अब इनके अंदर कौन कौन से सर्वनाम आते हैं उस पर ध्यान देना है। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर मैं, तो, आप, यह और वह। मैं, तो, आप, यह और वह। निजवाचक सर्वनाम के अंदर आप का प्रयोग जब स्वयं, स्वतः, स्वयं, स्वतः, खुद या अपने आप की सेंस में हो। निश्चयवाचक यह का प्रयोग निकट के लिए और वह का प्रयोग दूर के लिए हो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई एक वचन के लिए, कहीं बहुवचन के लिए और कुछ। अनिश्चयवाचक। प्रश्नवाचक क्या निर्जीव के लिए और कौन सजीव के लिए। संबंधवाचक जो और सो का प्रयोग वह की सेंस में हम कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है सर्वनाम के भेद। और सर्वनाम के ये 6 भेद होते हैं। क्वेश्चन क्या बना, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। इन 6 को छोड़ के जो भी आ जाए वो सर्वनाम का भेद नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद है। इन 6 में से जो भी आ जाए वो सर्वनाम का भेद है। निम्नलिखित में से तो बताइए किस प्रकार का सर्वनाम है। 4 ऑप्शन दे देगा, राइट आंसर पुरुषवाचक। फिर पूछेगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताइए क्या है। 4 ऑप्शन दे देगा, मैं, आप, यह और कोई। राइट आंसर हो गया कोई। यानी कि इनको देके इनको पूछा जा सकता है, इनको देके ऑप्शन में इनको दिया जा सकता है। ये क्वेश्चन सर्वनाम में सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला प्रश्न हमारा ये है। क्लियर। इसके बाद जो यहाँ से क्वेश्चन बने वो बने इसके पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, वो भेद होते हैं 3। इनमें से एक भेद होता है हमारा उत्तम पुरुष, जिसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। दूसरा भेद होता है हमारा मध्यम पुरुष, और तीसरा भेद होता है हमारा अन्य पुरुष। उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। जो उत्तम पुरुष होता है उसमें जो सर्वनाम आते हैं वो मैं का प्रयोग करते हैं, मध्य पुरुष में तू और आप का प्रयोग करते हैं, अन्य पुरुष में यह और वह का प्रयोग किया जाता है। तो ये उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन कहलाता है, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन कहलाता है, अन्य पुरुष थर्ड पर्सन कहलाता है। और पुरुषवाचक में हमने यही पढ़ा, मैं, तू, आप, यह और वह। तो मैं तो क्या कहलाया हमारा उत्तम पुरुष, तू और आप सेकंड पर्सन के लिए प्रयोग करते हैं मध्यम पुरुष, यह और वह थर्ड पर्सन के लिए प्रयोग करते हैं, इसीलिए कह रहा है अन्य पुरुष। जो वक्ता होता है, कहने वाला होता है, वो अपने लिए जो प्रयोग करता है, वक्ता व लेखक अपने लिए हमेशा उत्तम पुरुष का प्रयोग करता है। वक्ता व लेखक दूसरे के लिए मतलब सेकंड पर्सन के लिए, दूसरे के लिए, जिससे वो बात कर रहा है, जिससे उसकी बात हो रही है, तो वो क्या कहलाता है मध्यम पुरुष। और इन दोनों के बीच में जिस तीसरे के बारे में वक्ता व लेखक जब तीसरे अर्थात अन्य के लिए किसका प्रयोग करता है, अन्य पुरुष का। जैसे मैं यहाँ सेंटेंस लेता हूँ, मैंने सेंटेंस लिया, मैंने आपको पहले ही कहा था कि वह बीमार नहीं है। अब इसमें मैंने 3 सर्वनाम प्रयोग किए। इसमें एक सर्वनाम तो मैं है, दूसरा आपको है और तीसरा वह। इसमें मैं, ये मैं नहीं है, मैंने है। ये क्या है, मैंने। तो मैंने आपको पहले ही कहा था, ये मैंने अपने लिए प्रयोग किया। और मैं क्या हूं यहाँ, उत्तम पुरुष। आप क्या हो, ये मैंने आपके लिए प्रयोग किया जो मेरे से पढ़ रहे हैं। ये क्या है, मेरा मध्यम पुरुष है। क्यों है, क्योंकि मैंने सेकंड पर्सन के लिए। और मेरे और आप लोगों के बीच में बात चल रही है
ये मैं हूँ, ये आप हैं, हम दोनों के बीच में बात चल रही है किसी तीसरे के लिए, और ये तीसरा क्या कहलाया? अन्य पुरुष कहलाया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। कौन सा नहीं होता इन 6 को छोड़ के, जो भी आ जाए। अब ये समझो, सबसे बड़ा लॉजिक और सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका यही है कि आपका प्रयोग यहां भी हुआ है और आपका प्रयोग यहां भी हुआ है। आप जब सेकंड पर्सन के लिए आएगा तो पुरुषवाचक कहलाएगा, और आपका प्रयोग कहने वाला अपने लिए करेगा तो आप निजवाचक कहलाएगा। जैसे मैंने कहा कि मैं आप चला जाऊंगा, मैं आप खा लूंगा, मान के चलो तबीयत खराब है, बीमार है, तो कोई दूसरा व्यक्ति उसको खाना खिला रहा है, छोटा बच्चा है, उसको खाना खाना नहीं आता। अब बच्चा कह रहा है कि नहीं मैं आप खा लूंगा, तो उसने आप का प्रयोग अपने लिए किया। आप चलूंगा, आप उठा लूंगा, आप चला जाऊंगा। तो यहाँ वक्ता, लेखक, कहने वाला कर्ता, कार्य को करने वाला कर्ता अपने लिए आपका प्रयोग कर रहा है। और जब वो अपने लिए प्रयोग करेगा तो निजवाचक है, और जब दूसरे के लिए करेगा तो आप कहलाएगा पुरुषवाचक। आपका प्रयोग दोनों लिए होता है। जब मैं कह रहा हूँ कि आप कहाँ रहते हैं, आपके पापा क्या करते हैं, तो मैंने आपका प्रयोग अपने लिए नहीं किया, मैंने आप लोगों के लिए किया। जिससे मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरे से पढ़ाई कर रहे हैं, मैंने उनके लिए आपका प्रयोग किया है कि आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहते हो, आपके पापा क्या करते हैं, आप कौन से जिले के हो। तो आपका प्रयोग यहाँ सेकंड पर्सन के लिए हुआ। और जब मैं कह रहा हूँ कि नहीं आप खा लूंगा, आप कपड़े धो लूंगा, ठीक है, आप सो जाऊंगा, ठीक है, तो ये क्या है? आप निजवाचक। दोनों में अंतर समझ में आया? इसके बाद यह और वह का प्रयोग निश्चयवाचक में भी है, और यह और वह का प्रयोग पुरुषवाचक में भी है। ये वाला यह और वह जब थर्ड पर्सन के लिए प्रयोग हो, ये वाला यह वह थर्ड पर्सन के लिए प्रयोग हो, तो आपको ध्यान रखना है पुरुषवाचक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने प्रयोग किया ना, मैंने आपको पहले ही कहा था कि वह बीमार नहीं है, तो वह कौन है? यहाँ राहुल, मोनू, सोनू कुछ क्लियर नहीं, वह बीमार है। तो मेरे और आपके बीच में बात चल रही है कि मैंने आपको पहले कहा था कि वह बीमार नहीं है, तो वह हो गया यह थर्ड पर्सन। तो यहाँ वह थर्ड पर्सन के रूप में आया है, क्लियर। लेकिन अगर मैं प्यारे दोस्तों यहाँ पे सेंटेंस लिख दूं वह घोड़ा है, घोड़ी नहीं है, वह घोड़ा है, तो वह का प्रयोग हमने घोड़े की निश्चितता को बताने के लिए किया, वह का प्रयोग घोड़े की निश्चितता को बताने के लिए किया। तो यहाँ वह थर्ड पर्सन नहीं है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम यह और वह का प्रयोग तीसरे व्यक्ति के लिए करें, थर्ड पर्सन के लिए करें, वह स्कूल जाता है, यह स्कूल से आ गया है, तो थर्ड पर्सन है, क्लियर। जब भी यह वह का प्रयोग संज्ञा के स्थान पे करें, संज्ञा के साथ ना करें, संज्ञा के स्थान पे करें, तो उस कंडीशन में यह वह पुरुषवाचक अर्थात थर्ड पर्सन कहलाए। और जब किसी संज्ञा के साथ प्रयोग करे यह वह, जैसे यह घोड़ा है और वह कबूतर है, तो यह घोड़ा है निकट और वह कबूतर है दूर, यह राधा है और वह कपिल है, तो यहाँ राधा कपिल संज्ञा है, और संज्ञा के साथ हम यह वह का प्रयोग कर रहे हैं, और वो भी उसकी निश्चितता को बताने के लिए, तो उस कंडीशन में वो निश्चयवाचक कहलाते हैं। जब यह वह सर्वनाम के द्वारा किसी की निश्चितता का ज्ञान कराया जाए कि यह पुस्तक है, अर्थात पुस्तक के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है, यह मार्कर है, ये शर्ट है, ये स्मार्ट बोर्ड है, तो यहाँ पर यह वह ये वे का प्रयोग किसी वस्तु पदार्थ की निश्चितता का ज्ञान कराने के लिए कर रहे हैं, इसीलिए वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। यह का प्रयोग जब निकट के लिए हो, वह का प्रयोग जब दूर के लिए हो, तो प्यारे दोस्तों वो कहलाते हैं निश्चयवाचक। यह विलायती चूहा है, निकट हो गया, वह गाय है, दूर हो गया, ठीक है। तो यह अध्यापक है निकट, और वह छात्र है वो दूर के लिए प्रयोग कर लिया, तो वहां छात्र और अध्यापक क्या है? दोनों संज्ञा है, तो संज्ञा की निश्चितता का ज्ञान करा रहा है ना, इसकी निश्चितता का ज्ञान करा संज्ञा की। अध्यापक के अलावा ये वकील नहीं है, ये इंजीनियर डॉक्टर भी नहीं है, यह अध्यापक है, तो इसको अध्यापक की निश्चितता हो रही है। और वह गाय है तो नील गाय नहीं है, देसी गाय हो सकती है, साहिवाल गाय हो सकती है, वो हाथी घोड़ा नहीं है, वह गाय है, तो वो गाय की निश्चितता हुई। तो यहाँ आपके पास तीन तीन कंडीशन है पहचानने की। जब यह का प्रयोग निकट के लिए हो निश्चयवाचक, वह का प्रयोग दूर के लिए हो निश्चयवाचक, जब यह का प्रयोग किसी वस्तु की निश्चितता का ज्ञान कराने के लिए हो निश्चयवाचक, जब वह का प्रयोग किसी वस्तु की निश्चितता का ज्ञान कराने के लिए हो निश्चयवाचक, क्लियर। दो तीसरी कंडीशन क्या है? जब यह का प्रयोग एक संज्ञा के लिए हो, एक संज्ञा के साथ आए तो निश्चयवाचक, और वह का प्रयोग एक संज्ञा के लिए हो तो निश्चयवाचक, और जब संज्ञा के स्थान पे हो तो पुरुषवाचक। जब संज्ञा के स्थान पे पता ही ना चले यह वह कौन है। ऐसे ही हमने यहाँ भी वह का प्रयोग किया है, वह का प्रयोग यहाँ भी है, वह का प्रयोग यहाँ भी है, और वह का प्रयोग यहाँ भी है। तो वह जब थर्ड पर्सन के लिए आएगा पुरुषवाचक, वह जब किसी वस्तु की दूरी को बताएगा, एक संज्ञा की निश्चितता को बताएगा निश्चयवाचक, और जब वह का संबंध जो के साथ जुड़ा होगा तो वो कहलाएगा संबंधवाचक। जो परिश्रम करेगा, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, इसमें वह संबंधवाचक है, इसमें वह क्या है? संबंधवाचक, क्योंकि इस वह का संबंध जो से है, जो परिश्रम करेगा वो सफल होगा। तो यहाँ वह का प्रयोग पुरुषवाचक के लिए भी है, वह निश्चय भी है, और वह जो के स्थान पे संबंधवाचक में भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो इनके अंतर को जानेगा वो 2023 में भर्ती हो जाएगा, नौकरी ले लेगा, और जिसको ये समझ में नहीं आएगा वो 2024 में, 25 में, 26 में जाके भर्ती होगा। इसलिए
ये वहाँ आपका आईक्यू टेस्ट होता है, वहाँ कोई मोनू सोनू टोनू धर्मेंद्र जितेंद्र राजेंद्र परमेंद्र पेपर देने नहीं जाता है, ठीक है। वहाँ आईक्यू लेवल का टेस्ट होता है, आपका बुद्धि लब्धि क्या है, आपका अचीवमेंट क्या है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है। इनके बारे में कल लेंगे 40 से ज्यादा सेंटेंस, और 40 सेंटेंस लेके आपको बताएंगे कि यह वह में तीनों में अंतर क्या है इनमें, और यह का प्रयोग कब हम थर्ड पर्सन के लिए करेंगे और कब यह का प्रयोग हम निश्चयवाचक के रूप में करेंगे। 40 से ज्यादा सेंटेंस लेके आगे के कॉन्सेप्ट को करेंगे क्लियर। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।